साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं फिनेंशियल नेटवर्क। हम आज एक ऐसे मुद्दे पर या ऐसे कानून पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ एनजीओस के रेगुलेशन से जुड़ा नहीं है, बल्कि इसके तार सीधे हमारी नेशनल सोवरेनिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, डेमोग्राफिक चेंजेस और ग्लोबल पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं। हम बात कर रहे हैं एफसीआरए यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। हाल ही में पार्लियामेंट में एफसीआरए अमेंडमेंट बिल पेश किया गया और भारी हंगामे के बाद इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी के पास भेज दिया गया है। कमाल की बात यह है कि इस बिल के प्रावधान इतने स्ट्रिक्ट है कि अमेरिका से लेकर यूरोपियन यूनियन तक के कान खड़े हो गए हैं। भारत में काम करने वाले कई एनजीओस और चर्च ऑर्गेनाइजेशंस इसके विरोध में खुलकर सामने आ गए हैं। सवाल यह है कि आखिर इस कानून में ऐसा क्या है? क्या यह सिर्फ ट्रांसपेरेंसी का सवाल है या फिर इसके पीछे एक बहुत बड़ा ग्लोबल गेम और भारत की डेमोग्राफी को बदलने के लिए एक लंबी साजिश का पर्दाफाश होना है? आइए आज हिस्ट्री के पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं और इसे डिकोड करते हैं। इस कानून की जड़ें आज की नहीं बल्कि ठीक आधी सदी पुरानी यानी बात है 1976 की। देश में इमरजेंसी का दौर था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार को इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिल गई है थी कि वेस्टर्न कंट्रीज और कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका, सोवियत यूनियन जो आज रशिया है का जो गुट की जो एजेंसीज है, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस और फॉरेन बॉडीज भारत के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज, मीडिया और सोशल मूवमेंट्स को अंधाधुंध पैसा दे रही हैं। मकसद बिल्कुल साफ था, भारत के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को मैनिपुलेट करना और देश को अनस्टेबल करना। इस खतरे से निपटने के लिए 1976 में फर्स्ट टाइम एफसीआरए लाया गया। इसका मेन मोटिव था कि फॉरेन फंड्स देश में किस चैनल से आ रहा है और कहाँ स्पेंड हो रहा है, इस पर पूरी गवर्नमेंट की कड़ी नज़र होनी चाहिए। टाइम के साथ इसमें अमेंडमेंट होते रहे, लेकिन 2010 में मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के टाइम इसे पूरी तरह से रीडिजाइन किया गया और नया एफसीआरए 2010 कानून बना। लेकिन पिछले कुछ सालों में खासकर रिसेल अमेंडमेंट के जरिए इस कानून के शिकंजे को इतना टाइट कर दिया गया है कि फॉरेन फंडिंग पर डिपेंड ऑर्गेनाइजेशंस की नींव पूरी हुई है। लेकिन क्यों? इसके पीछे का सबसे बड़ा ट्रिगर है आदिवासियों का कन्वर्जन और डेमोग्राफिक शिफ्ट। अब आते हैं उस सबसे सेंसिटिव और पेनफुल पॉइंट पर जिस पर बात करने से लोग अक्सर बचते हैं। ट्राइबल कन्वर्जन, डेमोग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन। भारत की टोटल पॉपुलेशन का लगभग 8.6% जो हिस्सा है ना, वो ट्राइबल कम्युनिटीज का है। वो आप ले लो झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और नॉर्थ ईस्ट के स्टेटस में सदियों से ट्राइब्स अपनी नेचर वर्शिप, ट्रेडिशनल वैल्यूज और यूनिक कल्चर के साथ जीते आए हैं। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद से ही स्पेशली वेस्टर्न चर्च ऑर्गेनाइजेशंस और क्रिश्चियन मिशनरीज ने इन रिमोट एरियाज को अपना मेन टारगेट बनाया और इसके पीछे उनका सबसे बड़ा हथियार था यूज फॉरेन फंडिंग। करोड़ों अरबों रुपए ह्यूमैनिटेरियन एड, एजुकेशन, हेल्थ केयर और चैरिटी के नाम पर भारत से रिमोट जो ट्राइबल पैकेज भेजे गए। कागजों पर यह सोशल वर्क था, जरूर सोशल वर्क था, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही थी। द सेल्ड ऑफ हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। दूर दराज के जंगलों में जहाँ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की रीच कम थी, वहाँ मिशनरीज ने स्कूल और हॉस्पिटल्स खोले। लेकिन इन इंस्टीट्यूशंस के जरिए वैचारिक धार्मिक दबाव यानी कि रिलीजियस प्रेशर बनाए। आइडेंटिटी क्राइसिस भी हुआ उस झारखंड के एरिया में। अगर देखेंगे तो झारखंड, संथाल परगना, छत्तीसगढ़ के बस्तर और नॉर्थ ईस्ट में ह्यूज डेमोग्राफिक चेंजेस देखने को मिले। कई इलाकों में जो ट्राइब्स कभी अपनी मूल प्रकृति पूजा, सरना ट्रेडिशन जिसे हम कहते थे, आज से जुड़े थे, ये बिल्कुल डेमोग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन के चलते क्रिश्चियन मेजोरिटी एरियाज में कन्वर्ट हो गए। और इसमें जो है फ्यूलिंग सेपरेशन जो है, तो कुछ मामलों में यह भी देखने को मिला कि फॉरेन फंड्स के चलते या चलने वाले सर्टेन ग्रुप्स ने ट्राइब्स को उनकी ओरिजिनल कल्चरल रूट से बिल्कुल काट कर इंडिया विरोधी और अलगाववादी भावनाओं के अंदर उनको इन्वॉल्व कर लिया। यहीं पर एफसीआरए गेम चेंजर बनता है। गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि आखिर किस फॉरेन फंडिंग के नेटवर्क को चेक कैसे किया जाए। तो देश के कई हिस्से
कल्चरल और डेमोग्राफिक रूप से पूरी तरह से कर चुके हैं। अब एक बहुत बड़ा लॉजिक क्वेश्चन ये उठता है कि अगर ये इंडिया का इंटरनल मैटर है तो अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और वेस्टर्न ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस क्यों इतना हंगामा मचाए हुए हैं? तो इंडियन गवर्नमेंट के इस रूल्स के खिलाफ स्टेटमेंट क्यों देते हैं? इसके पीछे छुपा है जियो पॉलिटिक्स और सॉफ्ट पावर का एक बहुत बड़ा गेम। लॉस ऑफ सॉफ्ट पावर एंड इन्फ्लुएंस। अमेरिका और यूरोपीय जो कंट्रीज है ग्लोबल लेवल पर अपने एनजीओ और थिंक टैंक के जरिए दूसरे नेशंस की पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसे सॉफ्ट पावर डेमोक्रेसी कहते हैं या डिप्लोमेसी कहते हैं। जब इंडियन गवर्नमेंट ने एफसीआरए के थ्रू फॉरेन फंड्स की स्क्रूटनी स्ट्रिक्ट की तो वेस्टर्न कंट्रीज का यह इन्फ्लुएंस नेटवर्क कोलैप्स होने लगा जो उनकी उंगलियों पर पहले चलता था। द कार्ड ऑफ रिलीजियस फ्रीडम। जब भी एक नया ये उनका हथियार है कि जब भी गवर्नमेंट कन्वर्जन के में इन्वॉल्व किसी एनजीओ का लाइसेंस रद्द करती है तो अमेरिका अमेरिका में जो उसका अमेरिका का जो एक ऑर्गेनाइजेशन है यूएस कमीशन ऑन इंटरनल रिलीजियस फ्रीडम इंडिया के अगेंस्ट रिपोर्ट पब्लिश करता है। वे इसे ह्यूमन राइट्स और रिलीजियस फ्रीडम का हनन बताते हैं जबकि रियलिटी इसके बिल्कुल अपोजिट है। यह नेशनल सॉवरेनिटी और प्रोटेक्शन का मामला है। इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑन फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी। इस रूल में बताए गए हैं कि कोई भी एनजीओ फॉरेन फंड को सब एनजीओस में ट्रांसफर नहीं कर सकता और सारा पैसा सिर्फ दिल्ली की एक स्पेसिफिक बैंक ब्रांच में ही आएगा। इससे वेस्टर्न एजेंसीज की वह फंडिंग चैनल ब्लॉक हो गई जो अनट्रैक तरीके से काम कर रहे थे। यूरोपियन यूनियन की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह यही है कि उनका इन्फ्लुएंस नेटवर्क अब पूरी तरह एक्सपोज हो चुका है और उन पर ताला लग चुका है। और अब बात करते हैं आज के सबसे हॉट टॉपिक की। ईयर 2026 में गवर्नमेंट लेकर आई है एफसीआरए अमेंडमेंट बिल। इस बार स्टेट ने शिकंजा और भी ज़्यादा कस दिया है। इस नए बिल और रूल्स की जो पॉइंट्स देखें, क्रमबद्ध पॉइंट्स देखते हैं। इसमें है असेट वेस्टिंग। अगर किसी एनजीओ का एफसीआरए रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है या लैप्स होता है तो उसके फॉरेन फंड्स से क्रिएट की गई सारी एसेट्स लाइक बिल्डिंग्स, स्कूल, हॉस्पिटल्स आदि को गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड डेजिग्नेटेड जो अथॉरिटी है उसका कंट्रोल हो जाएगा। मिनिमम जो एक्सपेंडिचर लिमिट दे दी गई है कि अगर नए रूल के मुताबिक यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन लास्ट 2 इयर्स में 10 लाख रुपए से कम फॉरेन डोनेशन यूटिलाइज करता है या स्पेंड नहीं कर पाता तो उसका लाइसेंस तुरंत कैंसिल कर दिया जाएगा। अब वो चीज उधर ही हम बात करें अपोजिशन एंड जो चर्चेस का जो बैकलैश है। जैसे ही यह बिल इंट्रोड्यूस हुआ अपोजिशन ने इसे माइनॉरिटीज और सिविल सोसाइटी पर डायरेक्ट अटैक बताया। इंटेंस डिबेट के बाद गवर्नमेंट ने इसे 31 मेंबर वाली ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी केपीसी के पास भेज दिया है जहां लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स इसकी एक एक प्रोविजन को क्लोज स्क्रूटनी कर रहे हैं। गवर्नमेंट का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। जो जेन्युइन जो एनजीओ ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रहे हैं उन्हें पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो सिंडिकेट नेशनल सिक्योरिटी और डेमोग्राफी के साथ विवाद कर रहे हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। अपोजिशन और चर्च का कहना है कि इससे वेलफेयर और चैरिटी वर्क बैडली इम्पैक्ट होंगे। यह डिबेट इस समय इंडियन पॉलिटिक्स का स्पेक्ट्रम का सबसे बड़ा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी हुई है। तो बॉटम लाइन यह है कि एफसीआरए सिर्फ कागजों और चैरिटी का ऑडिट करने वाला कोई बोरी लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है। यह इंडिया की उस वैचारिक, सांस्कृतिक और जियोपॉलिटिकल फाइट का एक क्रुशियल हथियार है जो डिसाइड करेगी कि आने वाले जो डिकेट्स में भारत की डेमोग्राफी, हमारी कल्चरल आइडेंटिटी और हमारी नेशनल सिक्योरिटी किस डायरेक्शन में जाएगी। अमेरिका और यूरोप की ये जो जो बात है, इस बात का प्रूफ है कि न्यू इंडिया किसी भी फॉरेन प्रेशर के आगे टिकने वाला नहीं है। जेपीसी की रिपोर्ट आने के बाद पार्लियामेंट में इस पर एक और महासंग्राम तो पक्का है, तय है। आपकी इस पर क्या ओपिनियन है? क्या फॉरेन फंडिंग पर या स्ट्रिक्ट पैरा नेशन के फेवर में है या इससे सिविल लिबर्टीज पर असर पड़ रहा है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और देखते रहिए NSIL नेटवर्क।
धन्यवाद।